पुष्प के रूपांतरित तना होने का प्रमाण क्या क्या है देखते हैं। पुष्प जो होता है उसके जो सल्क पत्र होते हैं साइड में ना, ये यहाँ पुष्प है, ठीक है, और यहाँ पे जो सल्क पत्र होते हैं ये क्या होते हैं, शीर्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं। जो शीर्ष वाले जो सबसे ऊपर में जो कलिका होते हैं उनसे विकसित होते हैं, जो कि शाखाओं के उदय का भी स्थल है। यहीं से क्या निकलते हैं, शाखाएं भी निकलते हैं। पियोनिया में क्रमिक ट्रांजिशन के रूप में वर्षीय पत्तियों से पुष्पीय पत्तियों में रूपांतरण देखने को मिलता है, ठीक है। वेजिटेटिव वर्धि जो होता है, पियोनिया नामक जो पादप होता है उसमें क्रमिक ट्रांजिशन मिलता है। क्रमिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, क्रम में ना, पहले क्या होता है वर्धी पत्तियां होती हैं, उससे क्या होती हैं वो पुष्पीय पत्तियों में रूपांतरित हो जाती है। क्रम से एक ऑर्डर में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है। पहले क्या होता है क्रमिक ट्रांजिशन होता है, जो पहले वर्धी पत्तियां होती हैं, वेजिटेटिव लिप्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लोरल लिप्स में चेंज हो जाते हैं। फिर एक कुमुदनी के पुष्प में दल से पुंकेसर जो स्टामिन्स होते हैं वो कायांतरण के समस्त संभावित अवस्थाएं में उपस्थित होते हैं, ठीक है। झुमुकलता हुडहुड में विभिन्न पुष्पीय भ्रामियों के बीच लंबा पर्व उपस्थित होता है। झुमुकलता और हुडहुड नामक जो प्लांट होता है उसमें पुष्पीय भ्रामियों के बीच में क्या होता है, लंबा पर्व उपस्थित होता है। गुलाब में खिल चुके पुष्प के पुष्पासन के वृद्धि बिंदु से पुनः वर्धी शाखाएं विकसित होती है। जो गुलाब जो खिल जाता है, पूरा उसका जो फ्लावर खिला हुआ होता है उसमें क्या होता है, जो पुष्पासन होता है उसके पुष्प वृद्धि बिंदु से पुनः वर्धी शाखाएं निकलती है। मतलब ये क्या है, अगर ये गुलाब का पौधा है यहाँ से क्या निकलती है, वर्धी शाखाएं निकलती है। डिजेनेरिया में पुंकेसर पर्णफलक की तरह तथा अंडक मुड़े हुए पर्ण की तरह होता है। जो डिजेनेरिया का पादप होता है, प्लांट होता है, उसमें जो पुंकेसर होता है मतलब जो स्टामिन्स होता है वो क्या होता है, अंडक में मुड़े हुए पर्ण की तरह होता है। अब है फ्लोरल ब्रैकेट्स, पुष्प सहपत्र। पुष्प के साथ जो छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है उसको बोलते हैं पुष्प सहपत्र। जिन पत्तियों के कक्ष से पुष्प निकलता है, ये जो पत्तियां हैं उनके कक्ष से जो पुष्प निकलता है उन्हें क्या बोलते हैं, सहपत्र कहते हैं। पत्तियों का कक्ष जो होता है, उन पत्तियों का जो कक्ष होता है वहां से अगर पुष्प निकलता है उसको क्या बोलते हैं, सहपत्र बोलते हैं। ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं देखते हैं। पहला है पर्णी सहपत्र, बड़े चपटे एवं पत्ती के समान पाए जाने वाले सहपत्र को क्या कहते हैं, पर्णी सहपत्र लीफी ब्रैकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णी सहपत्र, बड़े चपटे एवं पत्ती के समान पाए जाने वाला, बड़ा होता है, चपटा होता है और पत्ती के समान पाए जाने वाले सहपत्र को पर्णी सहपत्र कहते हैं। उदाहरण है अडूषा, हुडहुड आदि। फिर है सल्क सहपत्र, स्केली ब्रैकेट। कुछ पुष्पों के सहपत्र क्या होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं, इस प्रकार के पतले छोटे होंगे एवं पारदर्शी होते हैं, इन्हें सल्क सहपत्र कहते हैं। जैसे गेंदा का, सूर्यमुखी पुष्पों के सहपत्र। फिर है दलाब सहपत्र, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं और उसको क्या बोलते हैं, रंगीन और आकर्षक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दलाब सहपत्र। उदाहरण है बोगेनविलिया। फिर है नीचक्र, जब अनेक सहपत्र पुष्प क्रम के चारों ओर संयुक्त तथा पृथक पृथक घेरे के रूप में स्थित होते हैं। जब अनेक सहपत्र जो होते हैं ना, बहुत सारे सहपत्र क्या होते हैं, पुष्प क्रम के चारों ओर, जो पुष्प होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं, संयुक्त या पृथक पृथक होते हैं। कुछ क्या होते हैं इस प्रकार से संयुक्त होते हैं, कुछ क्या होते हैं पृथक पृथक होते हैं ना। तो घेरे के रूप में होते हैं, मतलब पुष्प होता है उसके चारों ओर होते हैं घेरे में, इस तना और तने के चारों ओर होंगे, उसको क्या बोलेंगे, नीचक्र बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण है गेंदा और सूर्यमुखी। फिर है पृथु सहपत्र, जिसमें सिपेत होता है। कुछ पुष्पों के सहपत्र क्या होते हैं, बड़े होकर पुष्पों की रक्षा करते हैं। ऐसा पुष्प है उसके जो सहपत्र होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं, उस पुष्प को बाकी बाहरी चीजों से बचाते हैं। उस सहपत्र को बोलते हैं पृथु पर्ण सहपत्र, जैसे कि केला, मक्का का सहपत्र आदि। फिर है दुष्सहपत्र, जिसको ग्लूम ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। कुछ पुष्पों के सहपत्र सूखे तथा छोटे होते हैं। क्या होते हैं, सूखे, छोटे होंगे और सूखे होंगे। इन्हें तुष या फिर दुष्सहपत्र कहते हैं, जो पोएसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, धान। इन पौधों के पुष्प में दुष्सहपत्र के अंदर दो सल्की सहपत्र पाए जाते हैं, जिनके शीर्ष पर रोम स्थित होता है।
इन सहपत्रों को लेमा कहते हैं। लेमा के अंदर की ओर एक और सहपत्र पाया जाता है जिसको पेलिया कहते हैं। क्या बोल रहा है, जो तुष सहपत्र होता है या फिर तुष सहपत्र किसको बोलते हैं, जो सूखे होते हैं और छोटे आकार में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, पोएसी कुल के जो पादप होते हैं, पोएसी कुल में जो पादप पाए जाते हैं उनमें इस प्रकार का सहपत्र पाया जाता है। उदाहरण है आपका गेहूं, जौ, है ना, धान, इनमें पाया जाता है और ये सल्की होते हैं। अगर इसके शीर्ष पर मतलब सामने की ओर अगर जो फिर सहपत्र हो गया छोटा और सूखा, अगर उसके सामने की ओर रेशा पाया जाता है या फिर रोम होता है तो इन सहपत्रों को क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। ठीक है, और लेमा से अंदर की ओर एक और सहपत्र पाया जाता है। लेमा जो है उसके अंदर की ओर एक और सहपत्र पाया जाता है जिसे कहते हैं पेलिया। क्लियर। फिर है अनुबाह दल, एपिकैलिक्स। कई पादप के पुष्पों जैसे गुलहड़ में सहपत्र तथा सहपत्रिकाएं बाह्य दल पुंज के बाहर चक्र के रूप में स्थित होती हैं। अनुबाह दल का मतलब होता है कई जो पादप होते हैं, है ना, उनके जो पुष्प होते हैं, जैसे गुलहड़ का आपने पौधा देखा होगा, पुष्प देखा होगा, उनके जो सहपत्र हैं उनके बाह्य दल पुंज के बाहर की ओर चक्र के रूप में स्थित होती है। ऐसे सहपत्रों को क्या बोलते हैं, अनुवादल कहते हैं। यह गुलहड़, भिंडी, हॉलीकॉक जैसे पुष्पों में मिलता है। पुष्पीय अंग निवेशन, पुष्पासन पर पुष्पों के विभिन्न अंगों का, पुष्पासन है, पुष्प उसके आसन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, विभिन्न अंग लगे रहते हैं। ठीक है, क्रम यानी विन्यास को ही क्या बोलते हैं, पुष्पीय अंगों का निवेशन। पुष्प में जितने भी अंग होते हैं वो क्रम से लगे होते हैं, है ना, अपने अनुसार एक एक क्रम में जहाँ पे उनको स्थित होना होता है वहाँ पे लगे होते हैं, उसको बोलते हैं पुष्पीय अंगों का निवेशन। निवेशन के अनुसार पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निवेशन के अनुसार देखेंगे तो पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका जायांगोधर, ऊर्ध्ववर्ती। इस प्रकार के निवेशन में क्या होता है, जो पुष्पासन होता है जहाँ पे पुष्प स्थित होता है उसमें अंडाशय की स्थिति जो होती है शीर्षस्थ तथा उसकी तुलना में बाह्य दल पुंज एवं पुमंग सहित सभी पुष्पीय अंग नीचे स्थित होते हैं। जो ऐसा पुष्पासन होता है जिसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जायांगोधर ऊर्ध्ववर्ती। इसमें क्या होता है, जो बीजांड होता है, अंडाशय होता है, वो कहाँ होता है, शीर्ष में होता है। बाकी जो अन्य अंग होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, चक्र के रूप में नीचे की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, अर्थात जो अंडप है, अंडाशय उत्तरवर्ती तथा अन्य पुष्पीय अंग अधोवर्ती होते हैं। उदाहरण है आपका धतूरा, गुलहड़, आलू, बैंगन आदि। फिर है परिजाय या परिजायांगी। निवेशन की इस प्रकार में पुष्पासन छिछले प्याले नुमा हो जाता है। जो पुष्पासन होता है वो इस प्रकार का कटोरे नुमा नहीं, छिछले नुमा हो जाता है, पूरा खिल जाता है ना। जायांग अंडप के अंडाशय का आधा क्षेत्र पुष्पासन के अंदर, जायांग और अंडाशय का क्या होता है, आधा क्षेत्र जो होता है वो अंडाशय के अंदर, अंडाशय का आधा क्षेत्र जो होता है पुष्पासन के अंदर रहता है तथा आधा क्षेत्र पुष्पासन के बाहर स्थित होता है। आधा क्षेत्र कहाँ होता है, अंडाशय जो है उसके अंदर, और आधा क्षेत्र अंडाशय के बाहर स्थित होता है। ठीक है, अन्य पुष्पीय अंग प्याले नुमा पुष्पासन के किनारों पर स्थित होते हैं। बाकी जो पुष्प के अंग होते हैं वो जो प्याला छिछला नुमा हो जाता है पुष्पासन, उसके साइड पे स्थित होते हैं। अर्थात ऐसे निवेशन में अंडाशय तथा अन्य पुष्पीय अंग क्या होते हैं, ऊर्ध्व उत्तरवर्ती तथा अर्ध अधोजात होते हैं। उदाहरण है गुलमोहर, चना, सेम आदि। फिर तीसरा है आपका अधोजायांगी या थर्ड नंबर है आपका अधोजायांगी या जायांगोपरिक, इपिगेनी जिसको बोलते हैं। पहला हम लोग पढ़े थे जायांगोधर ऊर्ध्ववर्ती, दूसरा पढ़े पारिजाई या पारिजायांगी। ये क्या होता है, छिछला प्याले नुमा होते हैं। इसके जो आधा भाग होते हैं, जैसे जायांग और अंडप के आधे भाग कहाँ होते हैं, बीच में स्थित होते हैं। बाकी सब पुष्पीय अंग जो होते हैं वो साइड में स्थित होते हैं। फिर तीसरा है अधोजायांगी या जायांगोपरिक। क्या, अधोजायांगी या जायांगोपरिक। इस प्रकार के निवेशन में क्या होता है, जो पुष्पासन होता है वो प्याले नुमा होता है। ठीक है, गहरा होकर अंडाशय को पूर्णतः घेर लेता है। ऐसा गहरा हो जाता है गिलास टाइप के शेप में, और उसमें क्या होता है, जो अंडाशय होता है उसको पूरे तरीके से घेर लेता है। ठीक, दोनों की भित्तियां आपस में संयुक्त हो जाती है और प्यालेनुमा अंडाशय के शीर्ष के तटीय भाग में, जो प्यालेनुमा अंडाशय होता है उसका जो शीर्ष का तटीय भाग होता है, मतलब अब ऐसा ये गिलासनुमा हो गया, ठीक है, इसमें अंडाशय आ गया। अब ये जो हो गया ये तटीय से भाग हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाह्य दल पुंज पुमंग लगे होते हैं, अर्थात इसमें अंडाशय पूरा अधोवर्ती या अन्य पुष्पीय अंग की तुलना में पूर्णतः उत्तरवर्ती होते हैं। उदाहरण है आपका खीरा, लौकी का पुष्प, अमरूद और सेब, अनार आदि का पुष्प।
ये है देखो, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। ये होता है छिछला होता है, देखो सेमी इन्फीरियर ओवेरी बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुपीरियर ओवेरी, और ये होता है आपका इन्फीरियर ओवेरी। प्याले नुमा हो गया है ना। ये क्या हो गया आपका अधोजायांगी जायांगोपरीक हो गया, और पहला है ये वाला है जो परिजाय या परिजायांगी, और ऊपर वाला है आपका जायांगोधर ऊर्ध्ववर्ती। क्लियर, इस प्रकार का होता है इसका पुष्पीय निवेशन। फिर है आपका बाह्य दल पुंज कैलिक्स, कि इसमें बोलेंगे बाह्य दल पुंज क्या होता है, देखते हैं। बाह्य दल पुंज दल युक्त पुष्प के सबसे बाहरी पुष्पीय अंग चक्र होते हैं। पुष्प का सबसे बाहर वाला जो चक्र होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स। ये है पुष्प, पुष्प के चारों ओर बाह्य जो क्षेत्र में क्या होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स कैसा होता है, अब ये दल पुंज की अपेक्षा छोटे आमाप वाले तथा प्रायः हरे रंग के होते हैं। पुष्प है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है, और ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है और छोटा होता है, मतलब इसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। बाह्य दल पुंज की इकाई को बाह्य दल सेपल कहा जाता है। मतलब कैलिक्स देखो, अब ये फ्लावर है ना, इसमें 5 ठो है या 6 ठो है, इसकी भी संख्या होती है। ये कैसा होता है, छोटा होता है आकार में और हरे रंग का होता है। अब इसको पूरे को हम लोग एक साथ कैलिक्स बोल लिए, लेकिन अगर इसमें के एक इकाई को निकालेंगे, एक यूनिट को निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेपल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेपल। ठीक है। बाह्य दलों के आपस में स्वतंत्र होने की स्थिति में उसे पृथक पॉलीसेपलस तथा बाह्य दलों को आपस में पूर्णतः या अंशतः संयुक्त होने की स्थिति में उसको संयुक्त सेपल या बाह्य दली कहते हैं। देखो, अब कैलिक्स जो है उसका प्रत्येक एक यूनिट को हम लोग सेपल बोल लिए। अगर जो सेपल है, ठीक है, अब वो सेपल कैसा होता है, ये सेपरेट होगा, अलग अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेपल्स। ठीक है, अलग अलग होगा तो उसको सेपल पॉलीसेपलस कहेंगे। ठीक, अगर वो जुड़ जाता है, पूर्णतः जुड़ जाएगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको बोलेंगे गैमोसेपलस। क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस। क्लियर, ये है दे आपका गैमोसेपलस और है पॉलीसेपलस। उदाहरण है आपका पृथक दलीय सरसों। पृथक दली मतलब पॉलीसेपलस में आएगा आपका सरसों, मूली, गोभी। संयुक्त बाह्य दली में आएगा मतलब गैमोसेपलस में आएगा धतूरा, अनार, खीरा, मकोई आदि। कुछ पौधों के पुष्पों में बाह्य दल जो होते हैं वो हेयरी होते हैं। हेयरी मतलब क्या होता है, उसमें रोम पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उस उच्च बाह्य दल को पेपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस रोमिल गुच्छ बाह्य दल को पेपस कहा जाता है। उदाहरण है आपका सूर्यमुखी, गेंदा, सिंघाड़ा। बाह्य दल सूलमय होते हैं। जो बाह्य दल होता है वो क्या होता है, सूलमय होता है, हेयरी होगा, या तो छोटे छोटे बाल होंगे या फिर छोटे छोटे कांटेनुमा संरचना होगा, स्पाइनियस होगा, जिसे क्या बोलते हैं, कंटकी कहते हैं। बाह्य दल रोमिल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुच्छ बाह्य दल पेपस कहते हैं, और अगर उसमें सूल होगा, कांटे होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनियस कहेंगे, कंटकी कहते हैं। बाह्य दल पुंज उसके किसी इकाई का सिरा नलिका के रूप में दीर्घित होता है। क्या होता है, बाह्य दल पुंज उसकी अगर बाह्य दल पुंज का कोई इकाई होता है या फिर सेपल जो होता है वो क्या होता है, ट्यूब के रूप में दीर्घित हो जाता है, जो नली के रूप में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में उसे क्या बोलते हैं, स्पर एवं बाह्य दल पुंज को कैलिक्स और स्पर युक्त को स्पर्ड कहा जाता है। उदाहरण है आपका इम्पेटियंस, लार्क स्पर, डेल्फियम आदि ऐसे बाह्य दल पुंज जो पुष्प के खिलने से पहले झड़ जाते हैं। अब देखो, जो कैलिक्स होते हैं, कुछ कैलिक्स क्या होते हैं, कुछ पादपों में वो पुष्प के बनने तक, पुष्प के खिलने तक रहते हैं, ठीक है, और कुछ में क्या हो जाते हैं, पुष्प के खिलने से पहले ही झड़ जाते हैं। जब पुष्प कली के रूप में होता है उस स्थिति तक पहुंचने में वो कैलिक्स झड़ जाते हैं। तो जिसमें पुष्प के खिलने तक का रहता है उसको बोलते हैं, जो पुष्प के खिलने से पहले झड़ जाते हैं उसको बोलते हैं शीघ्रपाती। शीघ्रपाती बोलते हैं, शीघ्रपाती बाह्य दल पुंज कैडकस कैलिक्स। ठीक है, उदाहरण है आपका पीली कटेरी, यूकेलिप्टिस आदि। फिर अगर जीवन पर्यंत मतलब पुष्प के फल में विकसित होने, जब तक पुष्प से फल बनता है, तो जब तक पुष्प फल के रूप में रूपांतरित नहीं हो जाता या फिर विकसित नहीं हो जाता है, तब तक अगर रहता है तो उसको बोलते हैं चिरलग्न, परसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, चिरलग्न या परसिस्टेंट। उदाहरण है आपका टमाटर, बैंगन, धतूरा। देखना टमाटर का आप फल देखेंगे, आप टमाटर को देखेंगे तो इस प्रकार का छोटे छोटे यहाँ पे हरे कलर का लगा होता है, ठीक है, बैंगन में भी लगा होता है, धतूरे में लगा रहता है।
और यदि बाह्य दलपुंज, ये देखो ये क्या होता है, पुष्प जब तक बनता है, पुष्प के पहला हो गया आपका कद्दूकस। कैडुकस का मतलब क्या होता है कि जब पुष्प नहीं बना है तभी झड़ गए, ठीक। फिर परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है चीर लगना। चीर लगना का मतलब समझ जाओ आप, जब तक कि फल बनता है और फल विकसित नहीं हो जाता तब तक का लगा रहता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट के बाद आता है आपका डेसिडुअस ना। डेसिडुअस क्या होता है, जिसको पर्णपाती बोलते हैं। ये क्या होता है, जब पुष्प खिलता है उसके बाद वो झड़ जाता है। जो कैलिक्स होता है, जो सेपल होते हैं वो झड़ जाते हैं। उदाहरण है आपका भिंडी, सरसों, मूली इत्यादि। पुष्प का द्वितीय सहायक अंग चक्र होता है दलपुंज। क्या कहलाता है, पहला हो गया देखो कैलिक्स। क्या हो गया पहला आपका कैलिक्स। इसका जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं, देखो शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। यूनिट को बोलते हैं सेपल, ठीक है। सेपल हो गया यूनिट को। अब ये जो सेपल होता है ये दो टाइप का होता है। सेपल जो होगा वो दो टाइप का होता है। सेपल में अगर ये ज्वाइंट है, अगर ये सेपरेट है और ये अगर ज्वाइंट है, ठीक है। सेपरेट है तो क्या बोलेंगे और ज्वाइंट है तो क्या बोलेंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर ये सेपरेट है तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीसेप्लस और उसको बोलेंगे गैमोसेप्लस। यहाँ पे लिखेंगे पॉलीसेप्लस और इसको बोलेंगे गैमोसेप्लस। क्लियर, इतना समझ में आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, ये हो गया। फिर कंटकी वंटकी कुछ ज़्यादा आता नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कैलिक्स होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो कैलिक्स क्या हो गया, 3 टाइप का होगा, ठीक। ये जो होता है इसको अगर हम लोग 3 भाग में बांटेंगे तो ये हो गया आपका डेसिडुअस, पर्णपाती जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया परसिस्टेंट और ये हो जाएगा आपका कैडुकस। ये देखो अब 3 चीज है यहाँ पे। 3 चीज में क्या होता है, परसिस्टेंट लाइफ टाइम लगा रहेगा, फ्लावर के बाद झड़ जाता है और ये फ्लावर के पहले झड़ जाना। ये है कैलिक्स। इतना में कैलिक्स खत्म हो गया, ठीक। ये क्या होता है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और क्या होता है, हरे रंग का होता है और छोटा होता है। इतना में हो गया आपका कैलिक्स खत्म। अब दूसरा है आपका दलपुंज कोरोला। दूसरा क्या बोलता है, कोरोला कहलाता है, ठीक है। इसके एक इकाई को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। इसमें भी क्या हो गया, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस हो गया। मतलब जो अगर पृथक है तो पॉलीपेटलस और संयुक्त है तो गैमोपेटलस कहते हैं, ठीक है। इसका आकार जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इनका आकार कैसे होता है अलग अलग में, तो देखते हैं। गुलाबवत रोसिएशस में जब होता है तो इसमें 5 से अधिक की संख्या में होते हैं तथा उनके आधारीय क्षेत्र आपस में पास पास में पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक और पेज लेके आपको बता दूं, यहाँ पे देखो ये लिख लिया हम लोग पेटल। दूसरा क्या हो गया, पेटल, ठीक। ये 2 होगा, ठीक। अगर सिंगल है, सेपरेट लिखेंगे, सिंगल तो नहीं बोल सकते, सेपरेट है और ज्वाइंट, ठीक। सेपरेट है तो पॉली पेटलस और ये ज्वाइंट है तो गैमो पेटलस। क्लियर।
इसके आगे मैं अभी और बता रही हूँ आपको, फिर यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, तो जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फिर जो पृथक दल होते हैं, पृथक दल मतलब पॉलीपेटलस हो गया, तो जो पॉलीपेटलस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो गुलाबवत, इसमें क्या होता है 5 की संख्या में होते हैं या फिर 5 से अधिक होते हैं। उनके आधारीय क्षेत्र जो होते हैं वो पास पास में, मतलब क्या होता है जो उनके नीचे लगने का जो स्थान होता है जहाँ से वो विकसित होते हैं वो क्या होता है पास पास में होते हैं, लेकिन शीर्ष जो होता है वो फैले हुए होते हैं। मतलब आधारीय क्षेत्र तो जैसे ये फिंगर्स है हमारे, ये इनका आधारीय क्षेत्र पास पास में है ना, और लेकिन ये क्या है जब इसको खिल गया तो ये क्या हो गया, दूर दूर हो गया। क्लियर, ठीक। तो ऐसे दलपुंज को गुलाबवत कहते हैं। उदाहरण है गुलाब, नाशपाती, नेरियम, ओडोरम आदि। फिर है क्रॉसित या फिर स्वस्तीय का आकार, ठीक है, क्रूसीफॉर्म जिसको बोलते हैं, क्रॉसित या स्वस्तिकाकार जिसको बोलेंगे क्रूसीफॉर्म। रोसिकेस हो गया। फिर ये सभी मिलकर आपस में एक्स के रूप में होते हैं, कट, ऐसा जो कट होता है इस ग्रुप में होते हैं, विन्यस्त होते हैं। तो ऐसे दलपुंज को क्रॉसित या स्वस्तिकार कहते हैं। उदाहरण है आपका मूली, सरसों आदि। फिर है तितली नुमा या फिर मटर कुली, है ना। पेप्लियोनेसियस, पेप्लियोनेसियस में क्या होता है, जो पश्च दल सबसे बड़ा होता है, जो कि ध्वजक, 2 पार्श्वदल पंख की आकृति के वाले होते हैं, जो कि पंख दली या एलिंग, तथा आंतरिक 2 संयुक्त नावाकृति वाले होते हैं, जो कि किरीट या बोतल कहलाते, कीलर या कैरिना कहलाते हैं, तथा सभी आपस में तितली सदृश संरचना दिखाते हैं। उदाहरण है अपराजिता, मटर, चना, सेम आदि। बाहर क्या होता है, ध्वजक होता है इस प्रकार का, ठीक है। फिर क्या हो गया, एली जो होते हैं वो इस प्रकार की संरचना दिखाते हैं, ठीक है। पहला हो गया, इसमें क्या बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा होता है वो ध्वजक होता है, ध्वजा के जैसे लगा रहता है, 1 की संख्या में होता है। फिर जो 2 होते हैं वो कैसे होते हैं, विंग के जैसे, पंख के जैसे होते हैं, तथा आंतरिक जो 2 होते हैं वो संयुक्त होते हैं नाव के आकृति में, ठीक है। इन सभी को आपस में कैसे दिखाई देते हैं, तितली के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको तितली नुमा या फिर मटर कुली कहते हैं। उदाहरण है आपका अपराजिता के पौधे के में, मटर में, चने में, सेम में आदि में इस प्रकार के बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं। फिर एक दलपुंज पाए जाते हैं। फिर एक कैरियोफाइलेसियस, कैरियोफाइलेसियस ऐसा दलपुंज होता है जिसमें 5 या 5 से अधिक में दल उपस्थित होते हैं, जिनके नखर की तुलना में बाहु समकोण 90 के अंश पर स्थित होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कैरियोफाइलेसियस दलपुंज। उदाहरण है आपका डाइएंथस। फिर है आपका संयुक्त दली या फिर दलपुंजों के प्रकार, संयुक्त दली या फिर दलपुंजों के प्रकार। पहला होता है चक्राकार। दलपुंज की बाल जो होती है वो पतली होती है, तथा दलों का शीर्ष जो हिस्सा होता है आपस में चक्र की जैसे दिखाई देता है। जो शीर्ष जो होता है वो कैसा होता है, बाह्य स्थिति जो होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, और तथा दलों का जो शीर्ष हिस्सा होता है वो चक्र की तरह दिखाई देता है। उदाहरण है हरसिंगार, सदा सुहागन। फिर है हाइपोकेटेड फॉर्म। क्या है, हाइपोकेटेड फॉर्म। ऐसे संयुक्त दलपुंज जिसमें निचला हिस्सा क्या होता है, एक लंबी नलिका के रूप में, तथा ऊपरी हिस्सा एक चपटा बाहु के रूप में हो, तो उसे हाइपोक्रेटेरी फॉर्म कहा जाता है। उदाहरण है इक्जोरा। हाइपोकेटेटेड फॉर्म या फिर हाइपोक्रेटेरी फॉर्म जो होता है उसमें क्या होता है, जो दलपुंज होता है उसका निचला हिस्सा क्या होता है, एक लंबी नलिका के रूप में होता है। दलपुंज कैसा होता है, लंबी नलिका के रूप में होता है, और ऊपरी हिस्सा जो होता है वो चिपटा होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइपोक्रेटेरी फॉर्म कहा जाता है। एक जोरा में पाया जाता है। फिर ट्यूबुलर, ये क्या होता है, ये सब दलपुंज जो होते हैं वो संयुक्त हो जाते हैं और एक समान व्यास वाली संरचना में दिखाई देते हैं, वो नालवत हो जाते हैं, ट्यूब के समान। उदाहरण है आपका सूर्यमुखी के डिंब पुष्पक, घंटाकार। फिर है घंटाकार, जिसमें क्या होता है, घंटे की आकृति के समान जो पुष्प दल होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं, इसलिए घंटाकार कहलाते हैं। उदाहरण है फाइसेलिस, कद्दू। फिर है कीपाकार, कीप के जैसे संरचना में हो जाते हैं। दलपुंज क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और कीप की आकृति के रूप में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कीपाकार दलपुंज। उदाहरण है बेसरम का, धतूरा का पुष्प। फिर है दलपुटीय। कुछ पुष्पों के दलपुंज क्या हो जाते हैं, नलिका के समान संरचना के रूप में तिरछे बैठे हुए प्रतीत होते हैं। इस नलिका होते हैं, फिर इस प्रकार से बैठे हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरण है लार्क सर्प, बालसम आदि। फिर है जिह्वित, लेगिड्योटेट,
दलपुंज जीभ के समान आकृति के रूप में प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इसको जीभाकार कहते हैं। उदाहरण है सूर्यमुखी के रश्मिक पुष्पक, रे फ्लोर्स जो होते हैं। फिर है द्विओष्ठीय या द्विओष्ठीय दलपुंज। इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार ऐसे जुड़े होते हैं कि प्राकृतिक रूप से दो ओष्ठों की तरह दिखते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? प्राकृतिक रूप से दो ओष्ठों की तरह। उदाहरण है अर्डूसा, जस्टिसिया। फिर है संवृत्त द्विओष्ठी, ऐसे द्विओष्ठी दलपुंज जिनमें दोनों ओष्ठीय भाग क्या होते हैं एक दूसरे से पास पास स्थित होते हैं। उदाहरण है वॉर्लेरिया, ये है तितली नुमा, लेगिट्यूड, रोटेट, है ना। क्रूसीफॉर्म सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे। ये है आपका जो संयुक्त द्विअंडपी पढ़े थे ना अभी हम लोगों ने, ये क्या पढ़ा था, द्विओष्ठीय। फिर है ये संयुक्त द्विओष्ठीय। ये सारे जो है पुष्प जो है दलपुंजों के प्रकार के अनुसार विभाजित है। फिर प्रायः अगर एक बीजपत्री पौधे का पुष्पों का सहायक अंग देखेंगे तो क्या होता है, ये तो हो गया द्विबीजपत्री पुष्पों की बात। अब हो गया कि अगर एक बीजपत्री पौधों में देखेंगे तो जो कैलिक्स और करोला जो होते हैं वे विभेदित ना होकर एक ही पुष्प अंग के रूप में होते हैं। या तो उसको कैलिक्स बोल सकते हैं या फिर करोला बोल सकते हैं, ठीक है। ये संयुक्त हो जाता है। इन दोनों को अगर संयुक्त होता है तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, परिदल पुंज। क्या बोलते हैं, परिदल पुंज, पेरियंथ। क्या बोलते हैं, पेरियंथ। इसमें क्या होता है, एक बीजपत्री पौधे में कैलिक्स और करोला दोनों अलग अलग विभेदित ना होकर एक साथ संयुक्त रूप से प्रदर्शित होते हैं, उसको बोलते हैं पेरियंथ। क्लियर। परिदल पुंज के विभिन्न आकृति का नाम दलों के लिए प्रस्तावित नामों के द्वारा ही सूचित किया जाता है। परिदल यदि हरे रंग के होते हैं तो उन्हें बाह्य दलाभ तथा आकर्षक रंग होने पर उनको दलाभ कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो पेरियंथ होता है यदि सिर्फ हरे रंग का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य दलाभ। और आकर्षक रंग अलग अलग कलर्स के होने के कारण उसको क्या बोलते हैं, दलाभ कहा जाता है। फिर है पुष्प दल विन्यास। क्या बोलेंगे, पुष्प दल विन्यास। पुष्प के बाह्य दल पुंज के बाह्य दलों सेपल्स, पेटल्स और पेरियन जो होते हैं उनका कली की अवस्था पे आपस में सजे रहने के क्रम को क्या बोलते हैं, पुष्प दल विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्प दल विन्यास। किसको बोलेंगे, जब कली होता है तो उसमें जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं या फिर जो पेरियंथ होता है वो आपस में क्रमिक रूप से लगा होता है, उसको बोलते हैं पुष्प दल विन्यास। पुष्प दल विन्यास के प्रकार को क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। सहायक अंगों के इकाइयों के बीच जो स्थित आपसी संबंध होता है, मतलब जो एक प्रकार से क्रमिक रूप से एक ऑर्डर में एक निरंतरता के साथ बने हुए होते हैं, उसको बोलते हैं पुष्प दल विन्यास। ये किन प्रकारों में होते, इनके अलग अलग प्रकार हैं। पहला है कोर स्पर्शी वॉल्वेट जिसको बोलेंगे। तो इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास में बाह्य दल अथवा दल जो होता है, परिदल एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, ठीक है। ये जो बाह्य दल है वो क्या होगा, इस प्रकार से संपर्क में होगा, लेकिन उनका किनारा एक दूसरे से क्या होता है, ना तो ढका जाता है और ना एक दूसरे से ढका होता है। ये देखो अलग अलग है। इनका जो आधारी भाग है वो एक साथ है और इनका जो मतलब बाहरी भाग है, शीर्ष भाग जो है वो क्या है, ना एक दूसरे को ढक रहा है ना एक दूसरे को ढकता है। उदाहरण है आपका सरसों, मूली, इकजोरा आदि। फिर है ट्विस्टेड या कॉन्ट्रेटेड, व्यावर्तित पुष्प दल विन्यास। इस प्रकार के प्रत्येक बाह्य दल में क्या होता है, जो दल होता है परिदल का एक किनारा किसी एक दूसरे को ढकता है, दूसरे का किनारा किसी तीसरे को ढकता है। ऐसे ही क्या होता है, एक दूसरे को ढकते जाते हैं। जैसे कि देखना, ये है ये किनारा, अब ये किनारा को ये ढक लिया, ठीक। फिर ये किनारा को ये ढक लिया, ये किनारा को ये ढक लिया, इस किनारे को ये ढक लिया। इस प्रकार से ये क्या होता है, ये एक दूसरे के किनारे को ढके रहते हैं, मतलब सिर्फ एक किनारा दूसरे पेटल के किनारे को ढके रहते हैं। फिर है इम्बिरिकेट। इम्बिरिकेट किसको बोलेंगे, कोर छादी। इसमें एक बाह्य दल या दल जो होता है वो क्या करता है, पूर्णतः बाहर तथा एक पूर्णतः अंदर तथा बाकी अन्य इकाइयां व्यावर्तित क्रम में लगी होती है। उदाहरण है गोलमोहर। ये क्या हो गया, एक अंदर हो गया और एक बाहर हो गया, बाकी कैसा होता है, इस प्रकार का लगा होता है, ठीक। उदाहरण है गुलमोहर या अशोक। फिर है क्विंटल, पंचक बोलते हैं। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास में पुष्पीय जो सहायक अंग होते हैं वो दो इकाइयां पूर्णतः बाहर की ओर होती है, जैसे कि एक इकाई हो गया और ये हो गया दूसरा इकाई, ठीक है। फिर दो पूर्णतः आंतरिक होती है,
इस प्रकार की। ठीक, फिर बाचा जो व्यावर्तित क्रम में होता है, उदाहरण है अमरूद, यूकलिप्टिस, नींबू आदि के दलपुंज का विन्यास। फिर है ध्वजिक। फिर क्या है ध्वजिक, इसमें क्या होता है, ध्वजिक दल विन्यास मटर कुल के जो पौधे होते हैं इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो ध्वज होते हैं वो पूर्णतः बाहर की ओर होते हैं, कील के नाव की आकृति के समान होते हैं, जो हम लोगों ने तितलीनुमा आकार में पढ़ा था। आंतरिक होता है तथा 2 पंख दल होते हैं, उदाहरण है मटर, चना, सेम, अरहर आदि। ये है देखो वॉल्वेट, फर्स्ट वाला संयुक्त होता है इसका आधार भाग, और ऊपर जो होता है वो अलग होता है। फिर ट्विस्टेड, जिसका एक एक कोर आपस में ढका होता है। ठीक है, ये देखना जब हम लोग पुष्पीय सूत्र पढ़ेंगे, फ्लोरल रूल पढ़ेंगे ना, जब उसमें ये दिखाई देगा। ये देखो ये अलग अलग है, फिर इसका एक एक किनारा ढका हुआ है। फिर आउटर पेटल में क्या होता है, इम्ब्रिकेट। फिर एक क्विंटल, इसमें क्या होता है, एक अंदर एक बाहर, और ये होता है तितलीनुमा। ये क्या होता है, एक बाहर की ओर ध्वजनुमा होता है। फिर दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, संयुक्त, और एक होता है संयुक्त रूप में। ठीक है, ये नाव के अनुसार दल विन्यास के विभिन्न प्रकार। फिर है पुमंग, फ्लोरोफाइल भी कहते हैं। संरचना है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, पूतंतु, फिलामेंट, कनेक्टिव, और तीसरा होता है एंथर। ठीक है, पहला होता है फिलामेंट, जो नीचे का जो रस्सीनुमा भाग होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। फिर इसको जो जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव, और तीसरा होता है एंथर। फिलामेंट जो होता है ये बेलनाकार लंबी सूत्रवत रचना होती है, जिसके अग्रभाग पर क्या होता है, परागकोश, तथा यह प्रायः पुष्पासन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, पुष्पासन से जुड़ा रहता है, दलों के ऊपर स्थित होता है, परंतु कभी कभी यह क्या हो जाता है, अलग से भी स्थित होता है। ठीक, फिर है कनेक्टिव, यह पुंकेसर का मध्य भाग होता है। ये क्या होता है, पुंकेसर का मध्य भाग होता है, जो फिलामेंट और जो आपका एंथर होता है उसको क्या करे रहता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, और संवहन उत्तक होता है इसमें। परागकोश होता है एंथर। पुतंतु का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग जो थैलेनुमा संरचना में होता है, इसको क्या बोलते हैं, परागकोश, एंथर कहते हैं। परागकोश योजी द्वारा जुड़े रहते हैं, इसके कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े रहते हैं, और प्रायकोश ये जो परागकोश होते हैं द्विपालित होते हैं, 2 खंडों से इस प्रकार का बना होता है। ठीक है, यह इसमें क्या होता है, कुछ एक पालित भी होता है, कुछ कुछ। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये आपका फिलामेंट है जो लंबा बेलनाकार संरचना है, ये जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये होता है एंथर लोब। ये क्या होता है, 2 भागों में बना होता है। ये अंग स्टेमिन है, मतलब जो स्टार्टिंग में बना होता है। ठीक है, फिर स्टामिन विथ अ डेसिसेंस लाइन्स शोइंग कनेक्टिव। फिर है परागकोशों का निवेशन। परागकोशों का निवेशन कैसे करते हैं, तो पूतंतु का आपस में जुड़े रहने के ढंग से पूतंतु जो होते हैं, उसको क्या होता है, उसका जो जुड़े रहने का ढंग होता है, उसी से परागकोश का निवेशन कहलाता है। वही जो होता है परागकोश का निवेशन कहलाता है। इसके आधार पर ये कई प्रकारों के बने होते हैं। पहला है आधार लग्न या अधोबद्ध, क्या होता है, बेसिफिस्ड। इस प्रकार के निवेशन में पूतंतु जो होता है वो परागकोश से जुड़ा होता है। ठीक है, परागकोश जो होता है ये इससे जुड़ा होता है। अधोबद्ध या आधार लग्न कहलाता है। उदाहरण है सरसों, मूली, धतूरा आदि। फिर संलग्न, एडोनेट। इस प्रकार के निवेशन में जो पूतंतु होते हैं, है ना, ये क्या ये होगा लंबाई में परागकोशों के पश्च भाग से। परागकोश जो होता है, ये पूतंतु जो होता है, ये परागकोश के क्या होता है, पश्च भाग से, मतलब ये फ्रंट है तो यहाँ पश्च भाग से जुड़ा रहता है। उदाहरण है दूली चंपा, जिसको मैग्नोलिया बोलते हैं, चंपा, और आलू आदि के पौधे में दिखाता है। देखो ये पश्च भाग से जुड़ा रहता है, ये एडोनेट, ये बेसिफिस्ड आधार भाग से जुड़ा रहता है, ये बीच के पश्च भाग से जुड़ा रहता है। फिर डॉर्सिफिस्ड। डॉर्सिफिस्ड जो होता है वो क्या होता है, आगे देखते हैं। ठीक है, डॉर्सिफिस्ड। ठीक, फिर है मुक्त दोली, वर्सेटाइल। इस प्रकार के निवेशन में जो पूतंतु होता है परागकोश के पश्च भाग से जुड़ा होता है। ये परागकोश है, ये परागकोश है आपका, और इसके पश्च भाग से जुड़ा रहता है। इसमें परागकोश अपेक्षाकृत अधिक लंबे होते हैं। क्लियर। तथा पूतंतु केवल एक बिंदु से जुड़ा होता है, जिसके कारण परागकोश के हिलते डुलते रहने की क्षमता प्राप्त होती है। उदाहरण है मक्का, धान, गार्डन लिली आदि। उसके बाद है लेंथ ऑफ स्टेमिन। लेंथ ऑफ स्टेमिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।